2004 से 14 के बीच में एक डिफेंस परचेज बताइए। तो प्रियंका जी को मैं चुनौती से कहता हूं, 2014 से पहले जब हम विपक्ष में थे, हमारा एक बयान बताइए जो पाकिस्तान ने अपने पक्ष में कोट किया हो। एक लाइन में सुई जैसा जवाब पूछ रहा हूं। बताइए राहुल गांधी ने कितनी डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग अटेंड की? जवाब दीजिए। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका सस्ते नशे डिबेट पर, जहां लॉजिक का लगता है ब्रेक, कॉमेडी होती है फुल टाइट और कंट्रोवर्सी बिना बुलाए चली आती है। सबसे पहले नीचे कमेंट करके जय श्री राम लिखो ताकि नेगेटिव वाइब्स वीडियो शुरू होने से पहले ही भाग जाएं। और हां, अगर आपको लगता है कि हमसे बेहतर डिबेट तो टीवी वाले भी नहीं दिखाते, तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगले दिन महंगे नशे की दुनिया में भटकते हुए नजर आओगे। चलो शुरू करते हैं आज का हंगामा। पिक्चर चालू करो बे। आप जो सवाल पूछ रहे हैं सुधांशु जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये घुमा फिरा कर सवाल वही पूछेंगे आपसे। जवाब नहीं मिलता ना। नाविका जी सिर्फ जलेबी की तरह सुधांशु जी भी बातें घुमाएंगे। अभी आप बिल्कुल घुमाते हुए बात। चलिए अब आप रुकिए, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, रुक जाइए। चले कोई बात नहीं। सुधांशु आप सुनिए, आप जलेबी की तरह नहीं। अब मैं नाविका जी एक लाइन में सुई जैसा जवाब पूछ रहा हूं। बताइए राहुल गांधी ने कितनी डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग अटेंड की? जवाब दीजिए। फिर मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल सुई वाला, सुई तरह पूछ रहा हूं। बोलिए। अगर भारतीय जनता पार्टी, अरे बताइए ना, जवाब सवाल नहीं होता। बताइए ना। जवाब नहीं होता। अगर इतना ही सवाल मैं यही पूछ रहा हूं ना, गंभीरता समझ में आ गई। अगर आप अब मैं जवाब भी दे देता हूं। होता है बिल्कुल नहीं, अब मैं वही जवाब दे देता हूं। अब मैं बता रहा हूं कौन सा वेपन यूज हुआ, किस वेपन पे क्या हुआ। आप कहेंगे कौन सा प्लेन यूज हुआ, फिर कौन से प्लेन पे गोली लगी ये बताइए। तो फिर आप कहेंगे कल के दिन कौन सा टैंक यूज हुआ, कौन सी बख्तरबंद गाड़ी यूज हुई, कौन सा मिसाइल यूज हुआ, कौन सा ड्रोन यूज हुआ। कल के दिन आप कहेंगे कितनी गोली चली। ये क्या संसद को जानने का हक है? नहीं है। ये पब्लिक कंजम्पशन की चीज नहीं है। यह सिर्फ ऑपरेशनल कंजम्पशन की है कि कौन सा वेपन यूज हुआ, किस मोड से यूज किया गया, किस लॉन्चिंग व्हीकल से यूज किया गया। यह कोई पूछ रहा है तो मैं बहुत साफ कह रहा हूं, कोई जलेबी नहीं घुमा रहा हूं, सीधी बात कह रहा हूं। वो देश के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिविटी को पब्लिकली एक्सपोज करना चाह रहा है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। कोई अगर ये पूछता है कि मुझे बताइए कि मिग यूज हुए, कि सुखोई यूज हुए, कि रफाल यूज हुआ और उसमें किस डायरेक्शन में क्या यूज हुआ, बिल्कुल साफ हमने कह दिया, बहुत स्पष्ट। और यही तो बात है। और प्रियंका जी, यही बात है कि आप सवाल घुमा फिरा कर वही पूछना चाहते हैं। विरोधी दल क्या चाहते हैं? एडवांटेज पाकिस्तान हो जाए, एडवांटेज जो इंडिया के पास है वो दूसरी तरफ चली जाए। और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। नरेश सिंह का पटना से सवाल है, ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान पर जो लोग मोदी सरकार पर अटैक कर रहे थे, अब यूक्रेन रूस की स्थिति को देखकर क्या लगता है ट्रंप की कही बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? मोहन दिल्ली से भी यही सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष का रिएक्शन देखकर क्या ये नहीं लगता कि ये लोग पहले दिन से यही इंतजार कर रहे थे कि कब भारत माने कि उसके कितने फाइटर जेट गिरे और कब इन्हें राजनीति करने का मौका मिले? जवाब दीजिए प्रियंका जी, पब्लिक के सवाल। 2014 से एक बड़ी अनोखी परंपरा शुरू हुई है कि जब भी विपक्ष कोई सवाल सत्ता पक्ष से पूछता है, पाकिस्तान के गोद में खेल रही वाली भाषा जो भी सुधांशु जी ने इस्तेमाल की, वही भाषा विपक्ष के लिए इस्तेमाल होती है और बार बार गद्दार होने का तमगा दिया जाता है। चलिए आज पोल खोले ही जाए कि असल गद्दार देश में है कौन? कौन पाक प्रेम में लिप्त है? कौन पाक के साथ, पाक के गोद में खेलता है? 1947 देश जब विभाजित हुआ, एक देश का टुकड़ा जिन्ना लेकर के अपने साथ गए, पाकिस्तान बना लिया। जिन्ना लेकर के गए लेकिन अपना जिन्न यहीं पर छोड़ दिया। जिन्ना का जिन्न जब 1980 में इनकी पार्टी बनी सुधांशु जी की, मुंबई में इनका अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में 20 लाख का खर्च आया। विनय सीतापति जी की किताब में मेंशन है, जुगलबंदी मोदी बिफोर, बीजेपी बिफोर मोदी में 20 लाख का वो खर्च कहां से इनको मिला था? जिन्ना के नाती ने नहीं प्रोवाइड करवाया था। उसका कर्ज चुकाने के लिए अडवाणी नहीं गए पाकिस्तान, वहां जाकर के आज भी बीजेपी के वेबसाइट पर मेंशन है। अभी भी जब जिस वक्त मैं इनका ये पढ़ रही हूं प्रेस
रिलीज, आज भी उनके वेबसाइट पर मेंशन है कि अडवाणी जी ने कितनी बेहतरीन बातें जिन्ना के लिए इस्तेमाल की। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो इतिहास में थोड़ा सा निशान छोड़ करके जाते हैं, कुछ इतिहास बनाते हैं, जिन्ना जैसे लोग इतिहास बनाते हैं। लास्ट लाइन है, माय रिस्पेक्टफुल होमेज टू दिस ग्रेट मैन। गांधी के हत्यारे को पसंद करने वाले लोगों को जिन्ना ग्रेट ही नजर आएंगे। और इतने में कर्ज अदा नहीं हुआ तो मोदी जी बिरयानी खाने छुप करके पाकिस्तान गए। जब हमारी सेना पूर्ण रूप से मजबूत थी, पीओके को हम हासिल कर सकते थे, क्यों सीज फायर करवाया गया? आज भी देश वही सवाल पूछ रहा है। और अगर इस सवाल को पूछने के लिए हमको गद्दार कहा जाता है, तो देश में वही गद्दार है सबसे बड़ा, जो सेना के लोगों को, जब सेना के एयरफोर्स के चीफ सवाल उठाते हैं कि हमारी स्क्वाड्रन शक्ति घट रही है, हम 40 से 32 पर आ गए हैं क्योंकि समय पर हमको जेट्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनिंग जेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हीं पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। इनके विधायक कहते हैं पठानिया जी कि सेना के जो वायुसेना के लोग हैं वो सो रहे थे, वो नालायक लोग हैं। ऐसी तो भाजपा, ऐसे लोगों को तो भाजपा ने पाल रखा है। इनके स्वर और पाकिस्तानी सुधांशु जी, प्रियंका जी को पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं देना, लेकिन वो बिल्कुल आप ही से सवाल पूछना चाहेंगी, आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जवाब देता हूं। प्रियंका जी को मैं चुनौती से कहता हूं, 2014 से पहले जब हम विपक्ष में थे, हमारा एक बयान बताइए जो पाकिस्तान ने अपने पक्ष में कोट किया हो। चैलेंज करके पूछता हूं किसी इंटरनेशनल फोरम पे। 2014 के बाद दर्जन भर बयान है जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किए इनके नेताओं के। 2014 के बाद तो हुआ, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे कि मोदी को हटाने के लिए हमें आपकी जरूरत है। आप सुनिए, 2014 के बाद की स्थिति है। इमरान खान ने सिद्धू के सामने बोला, जब तक यह सरकार रहेगी तब तक ये भारत और पाकिस्तान के संबंध नहीं सुधरेंगे, आप लोग आएंगे तब सुधरेंगे। हाफिज सईद का 2015 का कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए बयान है। आप सुनिए, अब पूरी बात सुनिए, काहे परेशानी की बात। अब ये दर्शकों को तय करने दीजिए ना कौन गद्दार है। अब मैं बताता हूं। अब दूसरी बात, इनसे दूसरा चैलेंज करके पूछता हूं, 2004 से 14 के बीच में एक डिफेंस परचेज बताइए। 2004 से 14 के बीच में एक डिफेंस परचेज बताइए। सिर्फ वीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर और टेट्रा ट्रक, 10 साल तक कोई डिफेंस की खरीद नहीं हुई। अब तीसरा जवाब देता हूं, AK एंटोनी देश के रक्षा मंत्री थे, उनका संसद के पटल पर दिया गया बयान है कि चाइना बॉर्डर के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, यह हमारी बरसों से स्थापित नीति थी। अब बताइए गद्दार कौन है? चाइना बॉर्डर पे हमारी सारी सड़कों के प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में रोक रखे गए थे। अब मेरे विचार से इस बात का जवाब दे तो समझ में आता है। और दूसरा ये बता दें कि डिफेंस प्रोडक्शन कितना था 2014 में और अब कितना है? डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था 2014 में, अब कितना है? कितनी डिफेंस की कंपनीज इनलिस्टेड थी, अब कितनी है? ये बताइए। मिसाइल बनाने वाला देश एसॉल्ट राइफल नहीं बना रहा था, वाह। सैटेलाइट बनाने वाला देश हवाई जहाज नहीं बना रहा था। इसका जवाब चाहिए मुझे। और रही बात जिन्ना की, पॉइंटेड सवाल तो मैंने भी आपसे पूछा था, जनता का सवाल भी आपसे पूछा था। पॉइंटेड सवाल का जो आपने हशर किया प्रियंका जी, अब आपके पास तो कम से कम कोई स्टैंड नहीं है कि आप पॉइंटेड सवाल पर इशू बना सकें। लेकिन अभिजीत अय्यर मित्रा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, स्ट्रेटेजिक मामलों के हिसाब से अगर आप देखें तो ये प्रियंका जी बार बार सवाल उठाती हैं, सीज फायर क्यों, और ट्रंप ने ये करवा दिया। आप कम से कम एक पर्सपेक्टिव तो दे दीजिए। अगर हम सीज फायर नहीं करते तो जो हमारे अचीवमेंट्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए थे, उसके बाद भी अगर हम युद्ध जारी रखते तो भारत को क्या प्राइस पे करनी पड़ती? और दूसरी बात, जो लोग सीज फायर नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया, इजराइल और पैलेस्टाइन, उनका इस वक्त विश्व में क्या हाल है और विश्व जा किस तरफ रहा है? देखिए नविका जी, हमारे जो युद्ध के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बहुत साफ थे। पहले तो हम युद्ध में जाना नहीं चाहते थे, हम बस टेररिस्ट कैंप्स को बॉम्ब करना चाहते थे। किसने युद्ध शुरू किया? पाकिस्तान ने शुरू किया। उसके बाद हम पर हमला करके इन रिटेलिएशन फॉर बॉम्बिंग दोस टेररिस्ट कैंप्स, ठीक है। उसके बाद हमको जो करना पड़ा हमने किया, ठीक है ना। अब सीज फायर का जहां तक ये उठता है, किसने सीज फायर का भीख मांगा? उन्होंने कॉल करके भीख मांगा, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल करके मांगा। किसने जाके ट्रंप पे दबाव लगाया? हमने तो कोई दबाव नहीं लगाया था, हम तो बहुत चुपचाप से बैठे थे, बोल रहे थे कि जब तक ट्रंप मुंह ना खोले हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ट्रंप से मुंह ही किसने खुलवाया? अब तो सब कुछ पता है कि ये स्टीव विटकॉफ का
जो ट्रंप का स्पेशल काउंसिल है उसका क्या पाकिस्तान के साथ बिजनेस संबंध है, आर्मी के साथ क्या संबंध है, तो सब कुछ उन्होंने ही करवाया। यही सीज फायर वाले जो आधे इनके जो पक्ष के हैं जो सीज फायर क्यों किया बोल रहे थे, वही दूसरे आधे तो उसी दिन बोल रहे थे डी एस्केलेट नाउ, डी एस्केलेट नाउ, डी एस्केलेट नाउ। इधर आधे पैनल के जो हमदर्दी हैं ट्विटर पे, उन सब का मैं ट्वीट अभी प्रोड्यूस करूं डी एस्केलेट नाउ करके, ये सब उन्हीं को फॉलो करते हैं। और अमीर जमाई, मैं आपसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछती हूँ, क्या हम चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया जैसी स्थिति यहां भी रहे? क्या हम चाहते हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल वाली स्थिति भारत में भी रहे? क्या हम वाकई यही चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एपीसी साहब जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, जो बातें उन्होंने गंभीर उठाई हैं, ये सीधे सीधे हमारे रक्षा मंत्री साहब के ऊपर जाती है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के ऊपर। और मैं जानता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए आज ये शो बहुत भारी शो है। मेरा ये मानना है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी बहुत ही एफिशिएंट डिफेंस मिनिस्टर हो सकते थे अगर उनको काम करने का मौका मिलता। आज इतना बड़ा सवाल एयरफोर्स के हमारे चीफ मार्शल उठा रहे हैं। भाई देखिए, आज जो हम क्रेडिट ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्रेडिट आप इसलिए ले रहे हैं कि एयरफोर्स हमारी लड़ी। एयरफोर्स के पास जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये पूरा 140 करोड़ लोग जान गए हैं। अब आप किसी को बहका नहीं सकते कि मोदी जी पे हमला, मोदी जी को सवाल उठा रहे हैं। भाई ये बताइए कि आपने हमारा डीआरडीओ, आपने हमारा एचएल, क्या ये बात सही नहीं कि वहां पे निजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया? पहले हमारी फौजें डीआरडीओ को, एचएल को डायरेक्ट काम देती थी, अब वो प्राइवेट कंपनियों के साथ कंपटीशन में शामिल हो गई हैं। हमारी स्ट्रेंथ कम है, हम देश के लिए बात कर रहे हैं। प्रियंका बैठी है, हम मुल्क के लिए बात कर रहे हैं। फिर गोल गोल जलेबी बना दी है। लेकिन सुधांशु जी, अमीर जमाई ये पूछना चाहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर रियल डिफेंस मिनिस्टर है या नहीं? मोदी जी का सवाल बीच में क्यों आता है? मैं समझ गई आपकी राजनीति, में समझती हूँ, सुधांशु जी भी समझते हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। नहीं, राजनीति साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को काम नहीं करने दिया। विदेश मंत्री खुद, रक्षा मंत्री खुद, मतलब क्या है? अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, एचएएल के बारे में किस तरह झूठ परोसा जाता है। केवल 3-4 साल पहले कहते थे एचएएल बर्बाद हो गया। एचएएल का लास्ट ईयर का प्रॉफिट 21,000 करोड़ रुपए था। 21,000 करोड़ रुपए के उसने प्रोजेक्ट किए, 89,000 के पाइपलाइन में है। एचएएल ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। एचएएल का शेयर स्टॉक मैंने पहले बताया 14% आगे बढ़ा। आपके टाइम में बर्बादी कगार पे आ गया था। क्या बात करते हैं साहब, थोड़ा फैक्ट पे बात करनी चाहिए। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक कर लीजिए। आप ट्रंप के सीज फायर वाले में जवाब देता हूं। ट्रंप के बयान देखने 1 दर्जन बार कहे तो ट्रंप के बयान को पहले शुरू करिए। 8 मई, 7 मई की रात को हमारा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद ट्रंप का क्या पहला बयान आता है? टिट फॉर टैट हो गया, अब रुक जाना चाहिए। सर अपने टर्न पे बोले बेटर रहेगा। टिट फॉर टैट का मतलब, पहला तो ट्रंप ने यह माना कि पाकिस्तान ने टिट यानी किया था, तभी टिट वर्ड यूज हुआ। टैट मतलब इंडिया ने ठोक दिया। अब आइए, उसके बाद ट्रंप 1 दर्जन बार बोले तो हर बार तो वो न्यूक्लियर वॉर बोले, हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कराया। तब तो आप कहते नहीं, भारत ने तो कहा ना कोई न्यूक्लियर वाली बात नहीं थी और किसी की मध्यस्थता नहीं थी। तो जब न्यूक्लियर वाली बात आनी है कि अगर न्यूक्लियर का खतरा था, तब तो ट्रंप के बयान की गंभीरता हो जाती है। तो नहीं, ट्रंप के बयान से वो न्यूक्लियर वाला तो हटा देना है, सिर्फ सीज फायर वाला लेना है। भारत ने सीज फायर वर्ड ही नहीं यूज किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा युद्ध विराम नहीं है, ऑपरेशनल ब्रेक है। नहीं, यहां पे प्रधानमंत्री वाला नहीं मानना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा विदेश मंत्रालय कहेगा कि कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं था, यहां पे मुझे विदेश मंत्रालय वाला मान लेना है। मगर ट्रंप का बयान मानना है तो उसका पहला वाला हिस्सा मानना है, विदेश मंत्रालय का बयान दूसरा वाला। मेरे भाई पहले तय कर लीजिए, ट्रंप के बयान पे भरोसा है तो पूरा भरोसा करिए। इसका मतलब न्यूक्लियर वॉर होने जा रहा था। अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा नहीं है, भारत के बयान पे भरोसा है तो पूरा भरोसा करिए। पहले आप बता दीजिए किसके बयान पे भरोसा, फिर मैं आपका जवाब देने को तैयार हूं। एपी सिंह साहब को क्यों कहा जा रहा है कि वो इनएफिशिएंट एयर चीफ मार्शल है? क्यों कहा जा रहा है? हम तो डिफेंस मिनिस्टर साहब को बचा रहे हैं। किसने कहा है भाई? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। एयर चीफ मार्शल जब सवाल उठाते हैं, अरे भाई मैं कह रहा हूं किसने कहा है? मैं तो पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। नेता प्रतिपक्ष ने आज तक डिफेंस की कितनी कमेटी अटेंड की है? जवाब दीजिए, सारी सीरियसनेस सामने आ जाएगी।
जवाब दीजिए। कोई नहीं जवाब दे रहा, सब भाग रहे हैं। अच्छा ये बोलो, सब भाग रहे अच्छा हैं, ये सीधे बोलिए, सवाल का कोई जवाब नहीं किसी के पास। कमाल है, अमीन जमाई जी कहना चाह रहे हैं कि वो राजनाथ जी को बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं पता नहीं, कौन बचा रहा है, किसने क्या कहा एयर चीफ मार्शल के बाद किससे पता बचा नहीं। रहे हैं? अच्छा वैसे मैं बता दूं नाविका जी, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से पूछा गया था कि जो वो दावा कर रहे हैं कि भारत के विमान गिरा दिए, इसका सोर्स क्या है? तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। अरे भैया, अपने रक्षा मंत्री भरोसा नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भरोसा नहीं, ये भरोसा किस पे है तो बता दो। उनका मजाक उड़ा कि वो कोई सबूत नहीं दे पाए, उन्होंने कहा इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। मेरे भाई बिल्कुल, किस पे भरोसा और पब्लिक का सवाल है। अश्विनी जी जरूर सुनिए, प्रशांत गुप्ता मुंबई से पूछ रहे हैं, जिस 2.5 मोर्चे की लड़ाई की बात जनरल विपिन रावत कहते थे, क्या उस 2.5 मोर्चे के तमाम मोहरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आने लगे हैं? जवाब दे दीजिए, पब्लिक का सवाल है। नाविका जी, विषय सिर्फ इतना है कि मोदी जी के पास एक सीटी है, मोदी जी बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, बोलते हैं भागो, सब लोग भागने लगते हैं। विपक्ष पूछता है मोदी जी बताओ तो भागना क्यों है? फिर थोड़ी देर बाद मोदी जी को आकाशवाणी होती है या क्या होता है, और मोदी सीटी बजाते हैं, बोलते हैं रुक जाओ, और सब लोग रुक जाते हैं। और विपक्ष पूछता है कि मोदी जी रुक क्यों गए? तो वही लोग जो भाग रहे थे बोलते हैं डीएस्केलेट डीएस्केलेट। अभी ये बोल रहे थे भाग क्यों रहे, वही पूछ रहे रुक क्यों गए, रुक क्यों गए। विषय सिर्फ इतना है कि मोदी जी को हम लोगों ने ऐसे शील्ड कर रखा है कि हम उनसे सवाल नहीं कर सकते। उनसे सवाल करना हमारा भैया आप रोज करते हैं, जवाब देना पड़ेगा। आप रोज मेरे चैनल पर आकर सवाल पूछते हैं।